डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं एसएससी जेईई मेंस के प्रैक्टिस सेशंस में। इन प्रैक्टिस सेशंस में हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अप टू द गेट एंड ईएसी लेवल, जो कि एसएससी जेईई मेंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, जिस लेवल तक के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है सर्वेइंग, और सर्वेइंग में हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। ये जो सेशंस आप देख रहे हैं, ऐसे ही सेशंस कंप्लीट मेंस के बैच में ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, और बैच हमारे पास लॉन्च हो चुका है फ्रॉम 15 अक्टूबर, जहां पर आपको प्रैक्टिस तो करवाई जा रही है, साथ में आपको रिवीजन सेशंस भी दिए गए हैं, सो दैट आप बहुत ही जल्दी किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से रिवाइज कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मेंस में सफलता की तैयारी के लिए हमने आपको लेक्चर्स मॉड्यूल प्रोवाइड कर रखे हैं इसी बैच के अंदर। हमने आपको इसी के अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूड कर रखी है, इसी में आपके प्रैक्टिस सेशंस हैं, और साथ में पीडीएफ, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को एकदम बिल्कुल स्ट्रीमलाइन रखने के लिए, बेहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए, जस्ट एनरोल इन दिस कोर्स, और आपको बिना डिस्ट्रैक्शन के सारी चीजें एक ही जगह मिल रही होंगी। इन योर प्रिपरेशन आप जो है वो कंप्लीटली थरो हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे। इन दिस लेक्चर नंबर 7 हम बात करने एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेशन के ऊपर, प्लेन टेबल सर्वे के ऊपर, कंटूरिंग सर्वे के ऊपर, कंटूर्स के ऊपर। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कैसे हो सकते हैं। पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ 6 मीटर डीप टैंक हैविंग रेक्टेंगुलर शेप्ड टॉप 6 मीटर बाय 4 मीटर एंड बॉटम 4 मीटर बाय 2 मीटर, कंप्यूटेड थ्रू द यूज ऑफ प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। प्रिज्मोइडल फॉर्मूला का मतलब होता है कि हम सिम्पसन्स 1/3 का यूज करेंगे। सिम्पसन्स 1/3 रूल का यूज करेंगे। ये होता है सिम्पसन्स हमारे पास प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। वॉल्यूम कैलकुलेशन में सिम्पसन्स 1/3 रूल को ही प्रिज्मोइडल फॉर्मूला कह दिया जाता है, और वॉल्यूम कैलकुलेशन में ही ट्रापेजोइडल फॉर्मूले को एंड एरिया रूल या एंड एरिया मेथड कह दिया जाता है, जहां पर हमारे पास दोनों ही मेथड्स के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया कैलकुलेशन। अंतर इतना सा है, एरिया कैलकुलेशन में हम ऑफसेट के ऑर्डिनेट यूज करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेशन में हम एरिया के क्रॉस सेक्शंस को उन्हीं ऑर्डिनेट्स की जगह यूज करते हैं। अब जब बात चल रही है यहां पर कि हमारे पास एक टैंक है 6 मीटर डीप है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप है, टॉप से ऊपर 6 मीटर बाय 4 मीटर का है और नीचे 4 मीटर बाय 2 मीटर का है। इट इज समवॉट लाइक दिस। ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऊपर तरफ हमारे पास जो है वो कैसा बनते चले जा रहा है, जो कि है हमारे पास एकदम प्रिज्म की तरह उठ रहा है। तो ये है हमारा बॉटम, ये है हमारा बॉटम, और ये है हमारा टॉप। और डिफरेंस इन लेवल कितना है, तो डिफरेंस इन लेवल है हमारे पास यहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक, जो कि 6 मीटर का। अब जरा सोचिएगा आप कि अब अगर हमारे पास 6 मीटर का डिफरेंस इन एलिवेशन है, मतलब दोनों एरिया क्रॉस सेक्शन एरियाज के बीच में, तो अगर डिफरेंस 6 मीटर का है, तो 6 मीटर के डिफरेंस को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं? अगर मैं चाहूं तो इसे 2 पार्ट में बांट सकता हूं, 3 मीटर और 3 मीटर के 2 पार्ट में, या फिर इसे बांटा जा सकता है टोटल मिलाकर 2-2 मीटर के 3 पार्ट में, 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर। प्रिज्मोइडल फॉर्मूला सिम्पसन रूल का मतलब यह होता है कि हमें यहां पर चाहिए वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स चाहिए। ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहूंगा तो बनेगा हमारे पास d/3 रेगुलर इंटरवल डिवाइडेड बाई 3 इंटू फर्स्ट और लास्ट एरिया का हमारे पास समेशन, प्लस क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स ऑफ इवन एरिया ऑर्डिनेट, और हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन एरियाज प्लस 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड एरियाज। तो अब जरा देखो आपके पास ऑर्डिनेट चाहिए कितने, आपको ये 2 ऑर्डिनेट तो चाहिए ही चाहिए,
एक ऑर्डिनेट कम से कम यहां चाहिए, एक ऑर्डिनेट कम से कम यहां चाहिए। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 ही ऑर्डिनेट हुए। क्या 4 ऑर्डिनेट से काम चल जाएगा हमारे पास? व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला में हमेशा हमें चाहिए होते हैं क्या, वी आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू हैव हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। कितने चाहिए होते हैं? ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, ताकि एरिया के इवन पेयर्स बने। तो ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब हमारे पास ये दो तो चाहिए ही चाहिए। इनमें से हमारे पास 3 ऑर्डिनेट चाहिए पड़ेंगे। अब 3 ऑर्डिनेट चाहिए पड़ेंगे तो हमारे पास कंडीशन ये बनती है कि 6 मीटर का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है टॉप और बॉटम के अंदर। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑर्डिनेट है, पहला और लास्ट, बीच के ऑर्डिनेट चाहिए 2 ये हैं, कम से कम 3 चाहिए पड़ेंगे, और कम से कम 3 चाहिए, रेगुलर इंटरवल पर चाहिए। तो रेगुलर इंटरवल पे चाहिए तो या तो हम क्या करें, 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे निकालें, तो एक यहां निकलेगा और एक यहां निकलेगा। तो 2 पहले से हैं, 2 और निकल जाएंगे, ये तो क्या हो जाएगा, इवन एरियाज हो जाएंगे, मतलब इवन हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो इसको और बांटना पड़ेगा, और बांटने जाएंगे तो कम से कम हमें 3 लेने पड़ेंगे, बन नहीं पाएगा। क्यों? हमारे पास डिस्टेंसेस जो है वो उतने आसानी से ऑर्डिनेट्स हमारे पास डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो हम इस वाले तरीके पे जाने से पहले व्हाट डू वी डू, हम ये मान के चलते हैं कि हम हमारे क्वेश्चन को बिल्कुल ही बारीकी से ना सॉल्व करते हुए अगर ये वाला केस लेकर चले कि एक काम करते हैं, इवन नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए, ऑड नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स चाहिए, इसमें से ये वाला खेल ही खत्म कर देते हैं। अब क्या बचेगा केस, एक फर्स्ट ऑर्डिनेट मिलेगा जो बॉटम वाला है, एक लास्ट ऑर्डिनेट मिलेगा जो टॉप वाला है, और एक बीच का ऑर्डिनेट मिल जाएगा जिसे हम कह रहे हैं हमारा इवन वाला ऑर्डिनेट। सर ऑड वाला नहीं मिल पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एरिया के वॉल्यूम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है, इफ इट इज कमिंग आउट टू बी करेक्ट अपना काम बन जाएगा। तो जरा ये देखो आपके पास जो बॉटम वाला है वो कितना है, 4/2 का, ठीक है। जो टॉप वाला है वो कितना है, 6/4 का। एग्जैक्टली इनके सेंटर में आएगा हमारे पास एक और ऑर्डिनेट। तो जब सेंटर में एक और ऑर्डिनेट आएगा, मैं उसको जरा क्लियर तरीके से मेंशन कर लेता हूं। अब ये बन रहा है, ये हो गया टॉप वाला, ये हो गया बॉटम वाला, इनके बीच में दूरी है या डिस्टेंस है कितने का, 6 मीटर का। एग्जैक्टली बीच में एक ऑर्डिनेट बनाते हैं, यहां पर, और इसके क्या डायमेंशन होंगे, अगर ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, अगर ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो 6 मीटर और 4 मीटर के एग्जैक्टली बीच में कितने का बनेगा, 5 मीटर का बनेगा। 4 मीटर और 2 मीटर के एग्जैक्टली बीच में आया कितने का बनेगा, 3 मीटर का बनेगा। तो बीच का ऑर्डिनेट भी हमारे पास निकलकर आसानी से आ जाएगा। अब करना क्या है, जो हमारे पास यहां पर 6 मीटर की डिस्टेंस थी, अब वो कितने कितने में बढ़ चुकी, 3-3 मीटर में बढ़ चुकी है। तो 3 मीटर बाय 3 डिवाइडेड बाय पहला एरिया ऑर्डिनेट कितने का, 4/2 प्लस लास्ट ऑर्डिनेट कितने का है, 6/4 प्लस क्या है, 4 टाइम्स ऑफ इवन एरियाज, एक ही इवन वाला एरिया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो इवन वाला एरिया कितना होना, 5/3। तो ये बन जाएगा हमारे पास हमारा वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए। तो वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए हमारे पास अगर इस तरह से लिखते हैं तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 1/4 2 8 प्लस 6 4 24 प्लस 5 से 15 और 15 4 60। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 और 24 बन रहा है 84, 84 और 8 बन रहा है 92। तो 92 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। इफ देर इज दिस वैल्यू, अगर मीटर स्क्वायर नहीं सॉरी मीटर क्यूब आएगा क्योंकि वॉल्यूम की बात चल रही है। इफ देर इज सम वैल्यू और हमारे पास आंसर भी उससे एग्जैक्टली मैच कर रहा है, मतलब
ये हमसे करवाना भी ऐसे ही चाहते थे, बहुत सारे ऑर्डिनेट निकलवा कर एग्जैक्ट एक्यूरेट एरिया नहीं निकलवाना चाहते थे, एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं निकलवाना चाहते थे, तो हमारे पास हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले दिमाग हमें वहीं पर लगाना पड़ेगा ड्यूरिंग दी सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑफसेट वर टेकन फ्रॉम अ सर्वे लाइन टू अ हेज। हेज मतलब बाउंड्री समझ लीजिए। तो ऑफसेट लिए गए हैं, 0 मीटर पे लिया है, 3 मीटर, 5 मीटर पे लिया है, 4 मीटर का ऑफसेट, 10 मीटर पे लिया है, 5.5 का, 15 मीटर पे लिया है 5 का, 20 मीटर पे लिया है 6 का। अब यहां पर डिस्टेंस चेंज हो गए, तो यहां पर देखो, यहां पर यहां से लेके यहां तक 5 मीटर का इंटरवल है, और फिर यहां से लेके यहां तक इंटरवल 10 मीटर का है। इसे दो टुकड़ों में बांट देते हैं, दो टुकड़ों में बांट देते हैं। एरिया बिटवीन दी सर्वे लाइन एंड दी हेज इज, ट्रेपेजोइडल मेथड से निकालना है। तो हम यहां से लेके यहां तक को हम एरिया 1 नाम देते हैं, और यहां से लेके यहां तक को एरिया 2 नाम देते हैं। टोटल एरिया चाहिए इन्हें, तो एरिया 1 निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा d/2, राइट। और हमारे पास यहां पर कंडीशन बनेगी a1 प्लस a2, a1 प्लस मतलब सॉरी a1, हमें a निकालना है, a1 निकालना है, तो o1 प्लस मतलब फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट, तो 3 प्लस 6 प्लस ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग अदर ऑर्डिनेट्स, प्लस ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग अदर ऑर्डिनेट, तो क्या बन रहा है 4 प्लस 5.5 प्लस 5 के बराबर। ये आ गया हमारा a1। एंड सिमिलरली अगर हम लिखेंगे तो यहां पर d को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है a1। अच्छा, a1 के बाद हम बात करते हैं a2 की। a2 में बनेगा 10/2 ब्रैकेट में फर्स्ट ऑर्डिनेट लास्ट ऑर्डिनेट, 6 प्लस 4.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्लस ट्वाइस ऑफ, क्या बनेगा हमारे पास एनी अदर ऑर्डिनेट, जो कि ये फोर्थ वाला। तो ये हमारे पास तरीका बनता है कि हम यहां पर इस तरीके से भी वर्कआउट कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात इतनी? चलिए, तो यहां पर हमारे पास अगर देखें कितना बन रहा है ये, तो 5/2 इंटू 6 और 3 9, तो यहां चेक कर लेते, 5 और 4 9, और 9 और 5.5 बन रहा है 14.5 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 29, और 29 प्लस 9 38। यहां बन रहा है ये 6 4 10, 10.5, 4 2 8, तो 18.5, तो 18.5 इंटू 10, तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 185 डिवाइडेड बाय 2, और ये बन रहा है 19 इंटू 5, मतलब कि 95 मीटर स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास 92.5 मीटर स्क्वायर। दोनों मिलाकर हमारे पास वुड कम आउट टू बी एज 187.5। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? बी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ स्मॉल स्केल मैप ऑफ एन एरिया इन अ मैग्नेटिक जोन। मैग्नेटिक जोन है, मतलब कंपास सर्वे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हमें स्मॉल स्केल मैप बनाना है। स्मॉल स्केल मैप बनाना है मतलब लेस डिटेलिंग। ठीक है, बाय डायरेक्टली प्लॉटिंग एंड चेकिंग द वर्क इन द फील्ड इटसेल्फ। प्लॉटिंग एंड चेकिंग द वर्क इन द फील्ड इटसेल्फ कहलाता है प्लेन टेबल सर्वे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। तो देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में सब जगह छुपा हुआ है। कंपास सर्वे नहीं कर सकते मैग्नेटिक जोन में, वहीं पर प्लेन टेबल सर्वे बहुत फ्रूटफुल होता है।
जनरली स्मॉल टू मीडियम स्केल मैप के लिए यूज किया जाता है। डायरेक्टली फील्ड में हम प्लॉटिंग और चेकिंग दोनों कर लेते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? चेन के लिए हमारे पास डायरेक्टली प्लॉटिंग एंड चेकिंग द वर्क इन इटसेल्फ नहीं हो सकता। थियोडोलाइट के अंदर हमारा कंपास फिटेड होता है, तो हम कंपास फिटेड थियोडोलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहां पर हमारे पास इसका कोई कंक्लूजन नहीं बैठता। इफ यू टॉक अबाउट कंपास यूज ही नहीं हो सकता, प्लेन टेबल वुड ओनली बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा है द 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। 3 पॉइंट प्रॉब्लम में हमारे पास हम रिसेक्शन के वन ऑफ द सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। कंसिडर्स द डेटा ऑन द लोकेशन ऑफ थ्री शोर सिग्नल्स ए बी एंड सी, ठीक है, एंड द एंगल्स ए एंड बी सबटेंडेड बाय, ये ए और बी होगा, स्मॉल बी होगा, subtended by AP and BP and CP at the boat ABC, A and B subtended by AP, BP and CP at the boat P। तो 3 एंगल होंगे ये, एंड द एंगल्स A, B and C, तो A, B and C बनना चाहिए ये होना चाहिए यहां पर A, B and C, ठीक है। सबटेंडेड बाय AP, BP एंड CP एट दी बॉट, ठीक है, जो जिसकी लोकेशन है P, एंड देन प्रोसीड्स टू प्लॉट द पोजीशन ऑफ P, हमारे पास टू प्लॉट द पोजीशन ऑफ P, ठीक है। द प्रॉब्लम मे बिकम इनडिटर्मिनेट इन स्पेशल केसेस व्हेन। देखो पहली बात तो ये कि यहां पर जब बात चल रही है 3 अलग अलग पॉइंट की मदद से प्लेन टेबल की लोकेशन को लोकेट कर पाना, यहां पर प्लेन टेबल नहीं बोला, घुमा फिरा कर बोल दिया बोट, जहां पर हमें अलग अलग जगहों से उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को ड्राइंग पर देखकर हमारी बोट की पोजीशन को लोकेट करना है, ठीक है, पोजीशन ऑफ पी। तो यहां पर जो मेथड जिसके बारे में बातें चल रही हैं, ये एक्चुअली में हमारे पास हमारी लेमेंस मेथड की बात चल रही है, और लेमेंस मेथड में ट्रायल एंड एरर करते करते जो हमारे पास प्लॉटिंग करते हैं, तो प्लॉटिंग करने पे सारे पॉइंट एक साथ नहीं मिलते तो वहां बनता है ट्राइंगल ऑफ एरर। और अगर ये ट्राइंगल ऑफ एरर ग्रेट ट्राइंगल के अंदर होता है, तो प्रोबेबल लोकेशन ऑफ द प्लेन टेबल इज इनसाइड द ट्राइंगल ऑफ एरर। और अगर ट्राइंगल ऑफ एरर ग्रेट ट्राइंगल के बाहर बनता है, तो प्रोबेबल लोकेशन ऑफ द प्लेन टेबल इज आउटसाइड द ट्राइंगल ऑफ एरर। कहां हो सकती है? सारी लाइनों के एक ही डायरेक्शन में हो सकती है। जब भी हमारे पास हम प्लॉटिंग करने जाएंगे, जब भी सारी रेज आके एक जगह मिलेंगी, जैसे जैसे ये मिलती हैं, या जब ये हमारे पास ट्रायंगल ऑफ एरर रिड्यूस होना चालू होता है एक पॉइंट के रूप में, जब एक पॉइंट बन जाएगा तो प्लेन टेबल लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन इफ दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द ग्रेट ट्रायंगल, अगर यही हमारे पास पॉइंट ग्रेट ट्रायंगल के सर्कम सर्कल पर आता है, ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास हम कहते हैं द solution of this problem has become indeterminate and the probable location of the plane table cannot be located। तो नहीं लोकेट कर सकते। तो ये इनडिटर्मिनेट कब बन सकती है? B and P आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन AC, कोई मतलब नहीं होता उससे, ठीक है। हमारे पास ये 3 पॉइंट थे A, B और C, ठीक है, और हमारे पास A, B और C, ठीक है। तो B एंड P, अब B अलग है P अलग है, वो AC के एक ही तरफ है, वो तो हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। बोथ B एंड P आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन AC, एक ही बात है, ऑपोजिट साइड में हो या एक साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। P इज विद इन द ट्राइंगल ABC, P की लोकेशन इस ट्राइंगल के अंदर कहीं पर है, वो तब होगा जब ग्रेट ट्राइंगल इज इनसाइड द ट्राइंगल ऑफ एरर इज इनसाइड द ग्रेट ट्राइंगल। P is very close to the extension of one of the edges of the triangle ABC, इसके बहुत करीब हो, किसी भी एक साइड के एक्सटेंशन के बहुत करीब हो, इसका मतलब इसके द्वारा बनने वाला जो ग्रेट सर्कल होता है उसके बहुत करीब है। जितने ज्यादा पास होंगे या ग्रेट सर्कल पर होंगे तो प्रॉब्लम बिकम्स इनडिटर्मिनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है
लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करवाना है, और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो हमारे पास कंडीशंस दे रखी है उसमें प्लेन टेबल की अलग अलग मेथड के नाम दे रखे हैं, उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन भी है। रिलेट करना चालू करते हैं। रेज आर ड्रॉन टू लोकेट द स्टेशन। जब भी स्टेशन को लोकेट करते हैं तो दो ही मेथड हो सकती है, आइदर इट इज रिसेक्शन और इट इज द ट्रैवर्सिंग। तो रेज आर ड्रॉन टू लोकेट द स्टेशन ऑन विच द टेबल इज सेटअप। तो टेबल जहां पर सेटअप करते हैं उसी की लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए जब रेज ड्रॉ की जाती है उसी को कहा जाता है क्या, रिसेक्शन मेथड। क्या कहते हैं उसे, रिसेक्शन मेथड। कम से कम दो रेज आर ड्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेशन टू द डिटेल्स टू बी लोकेटेड। ये इंटरसेक्शन मेथड की बात कर रहे हैं कि किसी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए कम से कम दो स्टेशनों से उस स्टेशन की तरफ रेज ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो कहला रही है हमारे पास हमारी इंटरसेक्शन मेथड। Rays are drawn in the direction of details through the station point on which the table is set up। तो हमने जहां पर प्लेन टेबल सेटअप करी है उसकी लोकेशन पर ऑब्जेक्ट्स की जगहों से रेज को ड्रॉ किया जा रहा है, और ऐसे में हमारे पास उन ऑब्जेक्ट्स को ही लोकेट किया जा रहा है। रेज आर ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ डिटेल्स थ्रू द स्टेशन पॉइंट ऑन विच द टेबल इज सेटअप। तो इसी को रेडिएशन मेथड भी कहते हैं। दिस इज द रेडिएशन मेथड। तो हमारे पास ए का बन जाना चाहिए क्या, ए शुड कम आउट टू बी फोर्थ ट्रेवर्सिंग मेथड, फिर बन जाना चाहिए 1 2 3। तो 4 1 2 3 ऑप्शन दिखना चाहिए हमें, जो कि हमारे पास सी में दिखाई दे रहा है। अगर ट्रेवर्सिंग के लिए भी समझे तो जरा देखिएगा, ट्रेवर्सिंग में हम ट्रेवर्स करते करते सर्वे करते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस पॉइंट को हमने ड्राइंग को बना दिया है उसी पॉइंट पे जाके प्लेन टेबल को सेटअप करते हैं। मतलब यहां पर वो पॉइंट भी लोकेट हो रहा है और उसी जगह पे जाके प्लेन टेबल को सेटअप भी कर रहे हैं। रेज आर ड्रॉन ऑन द मैप बाय सेटिंग अप द टेबल ओवर ईच ऑफ द स्टेशन टूवर्ड्स द सब्सिक्वेंट स्टेशन। तो ये वही बात हो गई। हमारे पास यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द स्टेशन। लोकेशन ऑफ द स्टेशन की बात चल रही है, मतलब ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन में से ही कोई आंसर हो सकता है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द स्टेशन ऑन द मैप ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल इज कॉल्ड। जब प्लेन टेबल कहीं पर रखी जाती है और उसी की पोजीशन को लोकेट करना होता है तो उसे रिसेक्शन कहते हैं। और प्लेन टेबल जहां रखी जाती है उसके अगले वाले स्टेशन को लोकेट करा जाता है और फिर उसी स्टेशन पे जाके प्लेन टेबल को सेटअप कराया जाता है, उसे कहते हैं ट्रैवर्सिंग मेथड। तो अंतर किसका आ जाएगा यहां पर, आंसर हमारे पास हो जाएगा रिसेक्शन मेथड। 3 पॉइंट प्रॉब्लम रिसेक्शन मेथड का ही एक तरीका है, तो वो आंसर होगा नहीं। इंटरसेक्शन यहां पर हम ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को मार्क करते हैं और ट्रैवर्सिंग में हमारे पास हम सब्सिक्वेंट स्टेशन को मार्क करते हैं। क्लियर है बात, आंसर क्या हो जाएगा, रिसेक्शन। क्वेश्चन है अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज मोर सीवियर इन प्लेन टेबल सर्विंग। जब मोर सीवियर की बात चलेगी तो प्लेन टेबल सर्वे को पहले समझो, दो तरह की होती है। एक होती है स्मॉल स्केल और एक होता है हमारे पास लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल मैप बनाते तो डिटेलिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, और बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती तो अगर हमारे पास प्लेन टेबल की लोकेशन थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी जाए तो हम चूंकि डिटेलिंग बहुत ज्यादा दिखाई नहीं रहे हैं, तो चाहे प्लेन टेबल की लोकेशन अपनी जगह से थोड़ी बहुत हिल भी जाए उससे ज्यादा एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी डिटेलिंग कम दिखा रहे हैं, बस ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। तो स्मॉल स्केल मैप में ओरिएंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सेंटरिंग, और सेंटरिंग में 30 सेंटीमीटर तक का एरर परमिसिबल होता है। लार्ज स्केल मैप में जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, सेंटरिंग यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एज कंपेयर टू ओरिएंटेशन। क्यों, क्योंकि स्मॉल स्केल मैप लार्ज स्केल मैप है, ओरिएंटेशन अपने आप सही निकल कर आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट। सेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी पोजीशन से अगर प्लेन टेबल डिस्टर्ब हुई तो ड्राइंग के ऊपर चीजें ओवरलैप करना चालू कर सकती है, विच इज गोइंग टू कॉज हमारे पास एरर। तो मोर सीवियर एरर हमारे पास जनरली हम लार्ज स्केल मैपिंग कम प्रीफर करते हैं, लेस प्रीफर्ड, और स्मॉल स्केल जो है वो हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो जिसको ज्यादा प्रीफर करते हैं उसमें जो एरर आएगा वही सीवियर एरर बनेगा। तो ओरिएंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ओरिएंटेशन का एरर दिक्कत दे सकता है।
तो डिफेक्टिव साइटिंग कोई मतलब नहीं होता, ये तो हमारी ह्यूमन एरर की बात हो गई। डिफेक्टिव ओरिएंटेशन, ये हमने गलती कर दी, तो यही सबसे सीवियर हो जाता है। मूवमेंट ऑफ बोर्ड बिटवीन साइट्स, तो साइट्स के बीच में बोर्ड का मूवमेंट हो जाए, ये भी हमारे पास जो है वो हमारे गलत साइटिंग को बताता है, तो दिस इज रॉन्ग। नॉन हॉरिजॉन्टलिटी ऑफ बोर्ड व्हेन पॉइंट्स साइटेड आर एट लार्ज डिफरेंसेस ऑफ देयर एलिवेशन, तो इसकी वजह से लेवलिंग गड़बड़ आती है, और लेवलिंग गड़बड़ आने से हमारे पास जो है वो हमारे एंगुलर मेजरमेंट गड़बड़ जाते हैं, रेस्ट हमारे पास ज्यादा बड़ा एरर क्रिएट नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव ओरिएंटेशन इज द मोर इंपॉर्टेंट वन। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड, प्लेन टेबल सर्वे के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा? ऑल द प्लॉटिंग वर्क इंक्लूडिंग कंटूरिंग कैन बी डन इन द फील्ड, करी जा सकती है, हमारे पास सारा प्लॉटिंग जो है वो फील्ड पे किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द कंटूरिंग वर्क, बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल सर्वे, ना कि सिर्फ स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल के लिए भी चल जाएगा। 1/10,000 से 1/25,000 तक के हमारे जो भी हमारे स्केल्स के मैप बनेंगे उनके सबके लिए सुटेबल है। लेस नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास एवरीथिंग इज विजिबल, एवरीथिंग इज विजिबल हियर, तो उससे दिक्कत नहीं आती। इट कैन बी डन इन ऑल सीजन, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी गलत हो, डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर सीजन में नहीं कर सकते, फील्ड पर लेकर जाना होता है, बैड वेदर या फिर इक्वेटोरियल रीजन्स में या फिर बेड क्लाइमेट या फिर हमारे पास रेनी सीजन, इन सब कंडीशन में इसका यूज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है द प्लॉटिंग ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट्स, प्लॉटिंग ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट्स में इनका मतलब ये होता है कि वहां तक हम पहुंच नहीं सकते, वहां तक की दूरी का मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछता प्लॉटिंग ऑफ एक्सेसिबल पॉइंट्स तो सवाल अलग बन जाता, पूछा है इनएक्सेसिबल पॉइंट, सवाल अलग बन गया है। इन अ प्लेन टेबल सर्वे कैन बी डन बाय, तो इनएक्सेसिबल पॉइंट का सर्वे इंटरसेक्शन मेथड से करेंगे, ये बात सही है। रेडिएशन में हम किसका यूज करेंगे? एक्सेसिबल पॉइंट्स का, जहां तक की दूरी भी नापी जा सके। इंटरपोलेशन हमारे पास जो है वो क्या है? ये इनडायरेक्ट कंटूर्स को लोकेट करने के लिए, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग में हमें इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर करना पड़ता है, तो कहां पर आता है ये? इनडायरेक्ट कंटूरिंग में, ठीक है। और ट्रेवर्सिंग में हम इनएक्सेसिबल पॉइंट नहीं, यहां पर हमारे पास हम स्टेशन की पोजीशन मार्क करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां से सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है इन सेटिंग अप द प्लेन टेबल एट ए स्टेशन पी, किसी स्टेशन पी पर प्लेन टेबल को सेटअप करना है, द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द प्लान वॉज नॉट एक्यूरेटली सेंटर्ड अबव पी, ठीक है, सेंटरिंग गलत हो गई। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी वॉज 50 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वे, ठीक है, हाउ मच ऑन द प्लान वुड बी द consequent displacement of a point from its true position if the scale was 1 centimeter equal to 10 मीटर। तो अब जरा देखिएगा, आपके पास एरर ऑन ग्राउंड दे रखा है कितना? 50 सेंटीमीटर का है, स्केल कितनी है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। इसी को लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस 1000 सेंटीमीटर का जमीन पर है उसे यहां पर 1 सेंटीमीटर से दिखाया जाता है। तो अगर मैंने कोई 1000 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करने के लिए यहां पर 1 सेंटीमीटर लाइन बनाई, तो 1000 सेंटीमीटर का कोई ग्राउंड पर एरर करूंगा तो वही एरर मुझे जमीन पे, सॉरी ग्राउंड पे कोई एरर करूंगा तो वो मुझे मेरे मैप पे कितना दिखाई देगा? 1 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरर ऑन ड्रॉइंग अपॉन
एरर ऑन ग्राउंड इज ऑल्सो इज इन द रेशियो ऑफ 1/1000। तो एरर ऑन ड्रॉइंग कितना आ जाएगा? पांच बटे 100 सेंटीमीटर या फिर 50/100 mm, या फिर लिख सकते हैं 0.5 mm। क्या लिख सकते हैं? 0.5 mm के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा है अगला, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। चार अलग अलग हमारे पास जो है वो ग्राउंड रिलीफ दे रखे हैं, वर्टिकल क्लिफ, स्टीप स्लोप, हिल या ओवरहैंगिंग क्लिफ। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कंटूर लाइनें कैसी बनती है उनके बारे में बात की गई। हम यहां पर देखना चालू करते हैं। कंटूर लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशंस यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन। ये कहां पर हो सकता है? सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वर्टिकल क्लिफ के केस में सारे के सारे डिफरेंट लेवल के कंटूर लाइंस एक जगह मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये वाली बात हमारे पास डायरेक्टली हमारे वर्टिकल क्लिफ को दर्शाती है। कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस वन अनदर, एक दूसरे को क्रॉस या कट कब कर सकती है? ओनली इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ। ठीक है, हमारे पास अगला दे रखा है, कंटूर लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड। जितनी ज्यादा पास स्पेसिंग होगी उतना स्टीप स्लोप, जितनी ज्यादा दूर दूर स्पेसिंग होती जाएगी उतना फ्लैट स्लोप, जितनी यूनिफॉर्म स्पेसिंग होती जाएगी उतना यूनिफॉर्म स्लोप। तो ऐसे में हमारे पास स्टीप स्लोप के लिए थर्ड वाला सही आंसर आ जाएगा। और अगला पूछा है, क्लोज कंटूर लाइंस विद हायर वैल्यूज इनसाइड देम। तो जैसे जैसे अंदर जाते हुए वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी, दिस वुड रिप्रेजेंट हिल। अंदर जाते जाते रीडिंग घटती चली जाएगी, वो डिप्रेशन को इंडिकेट करेगा। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए यहां पर? 1 3 4 2, 1 3 4 2, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर। कंटूर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। क्लोज कंटूर लाइंस विद हायर वैल्यूज इनसाइड शोज अ लेक, ये गलत हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करता है हिल को रिप्रेजेंट करता है। कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, बिल्कुल सही बात है। क्लोजली स्पेस कंटूर इंडिकेट स्टीप स्लोप, अभी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल सही है ये। कंटूर लाइन कैन क्रॉस ईच अदर इन केस ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सिर्फ पहला गलत है, बाकी तीन सही है। 2 3 एंड 4 आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, एल्टीमेट्री में बी डिपिक्टेड मोस्ट एक्यूरेटली बाय। तो एल्टीमेट्री का मतलब ये होता है कि आप यहां पर बताने की कोशिश करते हो। एल्टीमेट्री मतलब आप जो है वो आपके एरिया के रिलीफ, एरिया रिलीफ आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो किसी भी एरिया रिलीफ कैसे बताए जाते हैं? एक होता है हैचर्स एंड शेडिंग। तो हैचर्स एंड शेडिंग या रिलीफ शेडिंग की बात कर लें तो इसमें क्या होता है, यहां पर हम छोटी छोटी लाइनें बनाते हैं, शॉर्ट लाइंस, छोटी छोटी लाइनें बनाते हैं। कहां पर? इन डायरेक्शन ऑफ स्लोप, इन डायरेक्शन ऑफ स्लोप। और इन्हीं लाइनों से बताने की कोशिश की जाती है जिस डायरेक्शन में लाइनें बनेंगी उस डायरेक्शन में स्लोप होगा उस पर्टिकुलर एरिया का। इनकी डार्कनेस और इनकी डेंसिटी से पता चलता है कि वहां पर कितना ज्यादा स्लोप है और हमारे पास कैसा टेरेन बना हुआ है। तो ये सबसे पुराना तरीका रहा है हैचर्स और शेडिंग का। एक है हमारे पास लेयर स्टिंटिंग, हम कलर का इस्तेमाल करते हैं यहां पर, कलरिंग इन मैप टू शो एलिवेशंस। जो मीन सी लेवल से ज्यादा ऊंचाई पर है उन्हें ज्यादा ब्राउन कलर से दिखा देना, इंडिकेट करेगा बड़ी पहाड़ी है।
जो एकदम हमारे पास मीन सी लेवल से छोटी ही थोड़ी ही ऊंचाई पर है उन्हें मैदानी क्षेत्रों को दिखा देना। तो ऐसे में हमारे पास कलर्स का यूज करके हम किसी भी एरिया के रिलीफ को बता सकते हैं। अब इसके बाद बनता है कंटूर लाइंस। तो कंटूर लाइनें हमारे पास सबसे एक्यूरेट होती है जहां पर हम एरिया का हम प्रॉपर आइडिया लगा सकते हैं कि वहां का फीचर टेरेन कैसा है। बाय ड्रॉइंग द कंटूर लाइंस, बाय कंटूर लाइंस कितनी पास कितनी दूर है, कैसे फैली हुई है, इनकी मदद से हम ज्यादा बेहतर पता लगा सकते हैं उस एरिया के बारे के, उस एरिया के फीचर्स के बारे में। तो मोस्ट एक्यूरेट कौन है? कंटूर लाइंस है। अगला सवाल है, अ कंटूर में बी डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या पॉइंट्स ऑन द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ये हमारे पास जनरली रिप्रेजेंट करता है प्रोफाइल ऑफ एरिया को, प्रोफाइल ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन को कंटूर रिप्रेजेंट करता है, सही बात है। पॉइंट्स ऑफ इक्वल लोकल ग्राउंड स्लोप, तो लोकल ग्राउंड स्लोप के हमारे पास पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो वो सारे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी उसे कहलाएगा क्या? कंटूर ग्रेडियंट कहलाएगा। पॉइंट ऑफ ट्रांसफर सेक्शन सर्वेस, तो ये हमारे पास जो है वो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी ढंग से नहीं बता सकता। तो इमेजिनरी लाइन जो कि इक्वल एलिवेशन के पॉइंट से पास करती है उसी को कंटूर कहा जाता है। अगला सवाल पूछा है, जब भी यूनिफॉर्म स्लोप इंडिकेट होगा कंटूर लाइन आपस में यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगी। ये बिल्कुल सही बात है। कंटूर लाइन कैन नॉट एंड एनीवेयर बट कैन क्लोज ऑन देमसेल्व्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। कंटूर लाइंस डिसकंटिन्यूअस कभी भी नहीं होती, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। बात इतनी सी है कि मैप पर वो कभी कंटिन्यूअस दिखाई देंगी, मतलब कभी क्लोज होती दिखाई देंगी, कभी क्लोज होती नहीं दिखाई देंगी, बट दे विल श्योरली बी क्लोजिंग ऑन देमसेल्व्स। अ सेट ऑफ क्लोज्ड कंटूर्स इंडिकेट्स अ डिप्रेशन और अ समिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी लोअर और हायर वैल्यूज बीइंग रिस्पेक्टिवली इनवर्ड। तो लोअर वैल्यू डिप्रेशन बताएगी, हायर वैल्यू समिट बताएगी, रिस्पेक्टिवली इनवर्ड। अंदर तरफ जाते हुए लोअर वैल्यू से डिप्रेशन, अंदर तरफ जाते हुए बड़ी वैल्यू है, तो हमारे पास जो है वो समिट पॉइंट। बिल्कुल बात सही है, ऑल थ्री शुड बी करेक्ट। तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच करना है। अलग अलग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे हैं और ये क्या फंक्शन है इनका, ये पूछा गया है। क्लिनोमीटर हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। इंडियन क्लिनोमीटर है हमारे पास, हमारा सिंपल क्लिनोमीटर है। इनका एक ही काम होता है, रफ सर्वे में किसी भी हमारे पास वर्टिकल प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट के एंगल को मेजर कर पाना, ये हमारे पास जो है वो क्लिनोमीटर काम है। तो ग्रेडियंट फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्लान एनलार्जिंग इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट। तो देखो क्लिनोमीटर के लिए एंगल मेजरमेंट भी हो सकता है और हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट फाइंडिंग भी हो सकता है। हम जो है वो इससे मेजरमेंट करते हैं तो इसके लिए इसको हम 3 वाला पॉइंट देते हैं। पेंटाग्राफ, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है प्लानीमीटर, एक होता है पेंटाग्राफ। प्लानीमीटर एरिया कैलकुलेट करता है किसी भी इरेगुलर फिगर का, और पेंटाग्राफ पहले से बने हुए एरिया को एनलार्ज या रिड्यूस करने में काम आता है। तो हमारे पास एरिया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है नहीं पेंटाग्राफ, पेंटाग्राफ है हमारे पास हमारा प्लान एनलार्जिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, तो 1 और 2 का 3 और 4 बनना चाहिए। कहां दिखाई दे रहा है? बी में दिखाई दे रहा है, बी और सी में, बी और डी में दिखाई दे रहा है। टेलीरोमीटर की बात करते हैं। टेलीरोमीटर एक हमारे पास ईडीए में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस है, जो कि हमारे पास सबसे पहला यूज होने वाला डिवाइस जिसमें माइक्रोवेव का इस्तेमाल हुआ था। तो माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट इसे कहा जाता है, इसे माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ठीक है, वेयर इज घाट ट्रेसर इज अ डिवाइस जिसकी मदद से हम किसी भी एरिया पर वहां पर ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया का। तो ये घाट ट्रेसर होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। तो 3, 4, 5 और ये क्या हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 और 2, अच्छा 1 है ही नहीं, तो 1 है ही नहीं तो फिर ये भी गलत हो जाएगा।
3, 4, 5 और 2, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, फिर से हमारे पास टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये क्या फंक्शन है इनका, ये यहां पर प्रेजेंट किया गया है। हम यहां पर सेक्सटेंट, साउंडिंग, फेथोमीटर और रेंज की बात कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस, द लाइन ऑन विच साउंडिंग्स आर टेकन, द लाइन्स विच आर यूजुअली यूज फॉर डेप्थ अबाउट 6 मीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स फ्रॉम अ बोट, और इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ इन द ओशियन। ठीक है, तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पैथोमीटर, सेक्सटेंट, इन दोनों का ही काम है एंगुलर मेजरमेंट करना। सॉरी, साउंडिंग और फेथोमीटर, साउंडिंग भी हमारे पास एक डेप्थ मेजरमेंट है, फेथोमीटर भी हमारे पास एक डेप्थ मेजरमेंट है। फेथोमीटर एक्चुअली में डेप्थ मेजरमेंट करता है इनटू द ओशियन। कहां पे करता है? ओशियन में। तो इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ इन द ओशन ये फेथोमीटर है, और साउंडिंग भी हमारे पास जो है वो वाटर सरफेस के नीचे के मेजरमेंट करने में काम आता है। तो मेजरमेंट ऑफ डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस लेवल साउंडिंग के लिए 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो बी के लिए हो जाना चाहिए 1 और सी के लिए हो जाना चाहिए 5। तो बी के लिए 1 और सी के लिए 5 यहां पर इंडिकेटेड है। बाकी को भी जरा समझते हैं। सेक्सटेंट हमारे पास एक हमारा एंगल मेजरमेंट डिवाइस है। कहीं पर लिखा है क्या? ये लाइन है, ये भी एक लाइन है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स फ्रॉम अ बोट। जनरली बोट से हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए हमारा बॉक्स सेक्सटेंट यूज होता है। तो यहां पर आपके लिए सेक्सटेंट का आंसर क्या हो जाएगा? 4। एक आंसर क्या हो जाना चाहिए? 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो यहां पर मैच कर रहा है, दिस इज मैचिंग इट हियर। रेंज, रेंज या हमारे पास जो है वो रेंज लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि हमारे सी में, हमारे किनारों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनने वाली लाइन होती है। उस अंत पे जाके, उस एंड पॉइंट पे जाके साउंडिंग लेनी होती है, मतलब डेप्थ मेजर करनी होती है। तो डेप्थ कहां पे जाके मेजर करना है उसके लिए रेंज लाइन बनती है। तो द लाइन विच आर यूजुअली यूज फॉर डेप्थ, नहीं, द लाइन ऑन विच साउंडिंग्स आर टेकन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, अब इन सब में से एक ही डिवाइस है जो कि डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकता है, जो कि हमारे पास हमारा स्पेशल टेक्योमीटर। स्पेशल टेक्योमीटर है, तो टेलेमीटर को ही स्पेशल टेक्योमीटर कहा जाता है। टेलेमीटर को ही स्पेशल टेक्योमीटर कहा जाता है। तो 1 के लिए ये वाला ऑप्शन तो सही है। इसमें पूछा क्या है? इनके तो नंबरिंग ही नहीं दी गई है। अच्छा, नंबरिंग चाहिए ही नहीं, ये बताना है कौन से इसमें सही है, करेक्टली मैच्ड है। 1 सही है, परफेक्टली सही है 1, तो ए वाला ऑप्शन तो गलत कर दो। ठीक है, अब आप ये देख लो कि आपके पास क्या प्राइस मीटर के बारे में जानते हो? प्राइस मीटर, गर्ली मीटर, ये वो हैं जिन्हें हम किसी भी जगह पर, मतलब किसी भी वाटर बॉडी में मूविंग वाटर की, फ्लोइंग वाटर की जो वेलोसिटी है वो पता करने के लिए जो हम डिवाइस यूज कर सकते हैं उसे करंट मीटर कहते हैं। जो अलग अलग वेराइटीज में आते हैं उसे प्राइस मीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राइस मीटर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन दी पॉइंट, ये गलत हो जाएगा। तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। ये फ्लोइंग वाटर की वेलोसिटी पता करता है, तो दूसरा गलत है। तो दूसरा यहां भी आ रहा है, दूसरा यहां भी आ रहा है, ये दोनों गलत हो गए। इनको नहीं पढ़ो तो भी सही लगा सकते हो। साउंडिंग सेक्सटेंट, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, हमारे पास हम वाटर बॉडीज में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, उसे साउंडिंग सेक्सटेंट कहते हैं। बात सही है। क्लिनोमीटर का काम क्या है? वर्टिकल एंगल मेजर करना, और घाट ट्रेसर का काम है ग्रेडियंट सेट आउट करना। तो ये वाले ऑप्शन भी करेक्ट है। 1, 3 एंड 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। बी आंसर सही निकल कर आएगा। अगला पूछा था स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ जीओडी मीटर इज। तो जीओडी मीटर हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि हमारे लिए एक हमारा ईडीएम होता है। इस ईडीएम की खासियत है कि ये हमारे पास जो है वो विजिबल लाइट का इस्तेमाल करता है। विजिबल लाइट का इस्तेमाल करता है। रेंज इसकी निकल कर आती है डिवाइस की नियर अबाउट 25 किलोमीटर तक। और इसकी जो हमारे पास, अगर हम एक्यूरेसी लेवल की बात करें, तो एक्यूरेसी लेवल हमारे पास इसका
±2 mm से लेकर ±10 mm की रेंज तक जाता है। तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग रेंज डिवाइस जहां पर हम बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस तक मेजरमेंट कर पाते हैं। अब बोला है द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ अ जीओडी मीटर इज, तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट मतलब ये पूछ रहा है एरर। अब हमारे पास जीओडी मीटर है 510, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एरर की वैल्यू है ±5.1 mm। इसका इंडिकेशन ये होता है। आंसर यहां पर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 5.1 mm के बराबर प्लस माइनस। अगला सवाल पूछा है हमसे, इज अगेन अलग अलग तरह के मेजरमेंट है, कौन से डिवाइस से करेंगे, समझना चालू करते हैं एक एक करके। डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट फ्रॉम फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ से कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारे पास, फोटोग्राफ में हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसका मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज होता है, तो उसे कहते हैं पैरेलैक्स बार। क्या कहते हैं उसे, पैरेलैक्स बार कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट हमारे पास बहुत एक्यूरेसी से मेजरमेंट करने में काम आता है, जो कि ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर सकता है। तो यहां पर कहीं पर है हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। हमारा जो ईडीएम है टेलीरोमीटर यहां पर है, जिसकी रेंज हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, माइक्रोवेव्स की मदद से हो रहा है यहां पर, बट एज कंपेयर टू जीओडी मीटर काफी कम रेंज होती है। हमारे पास बी के लिए थर्ड वाला ऑप्शन विल बी डेफिनेटली करेक्ट, तो बी के लिए 2 वाला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं बेस लाइन मेजरमेंट। बेस लाइन मेजरमेंट हमारे पास हम ग्राउंड लेवल पे करेंगे, तो यहां पर हमारे पास हम एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए टेक्योमीटर से कर सकते हैं, और यहां पर हमारे पास सब्सटेंस बार जो होता है वो हमारे पास शॉर्ट हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करने के लिए काम आ सकता है। शॉर्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मेजरमेंट करने के लिए काम आ सकता है। पैरेलैक्स बार नहीं होगा, बॉक्स एक्सटेंड नहीं होगा, इनका काम अलग है। तो हमारे पास सी के लिए ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करना है, अभी हम लोगों ने सीखा बॉक्स एक्सटेंट होता है जो कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करता है, जैसे साउंडिंग एक्सटेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी के लिए 1 शुड बी द करेक्ट आंसर, और ए के लिए वी ऑलरेडी टॉक्ड, इट इज द पैरेलैक्स बार। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 कहां दिखाई दे रहा है, ए वाले में दिखाई दे रहा है, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन। द क्वेश्चंस वर रिलेटिवली इजियर, बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल है नहीं, कुछ कुछ सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं सर्विंग में जो सिर्फ पता होने चाहिए, ये वैसे ही कुछ टॉपिक्स थे। तो ये हमारे इस सेशन का अंत होता है, मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय।